हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बीएड सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके। और आज हो गई हमारी 10 दिसंबर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो यहाँ से आपके पास सिर्फ 3 दिन ही बचते हैं, 10, 11, 12। तो आई होप कि आप लोगों ने पहले के जो टॉपिक्स हैं जो मैंने यूनिट 3 तक आपको इस चैनल पर करा रखा है, आपने वो सब देखी होगी और साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस पड़े हुए हैं इसी चैनल के, इसी जो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है उसी के प्लेलिस्ट में, प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिएगा। वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। और आज यहाँ पर यूनिट 4 का भी हम रिवीजन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर मैं यूनिट 4 के क्वेश्चंस को आपको करवा दूंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 की प्रिपरेशन कराऊंगी। और साथ में अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक और कमेंट भी किया करिए, क्योंकि उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और यूज़फुल कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला आपकी यूनिट 4 है जिसका नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ठीक है। तो इस यूनिट पर क्या क्वेश्चन कैसा हुआ है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि अब टाइम नहीं बचा है कि आप पहले पीवाईक्यूज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, चाहे वो नोट्स ले रहे हैं या बिना नोट्स के, जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग पहले पीवाईक्यूज को प्रिपेयर करिए। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप और टॉपिक्स को देख सकते हैं, क्योंकि अब तो 3 ही दिन बचे हैं जो कायदे से रिवीजन का टाइम होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर यूनिट 4 से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसी तरह से पूछा गया है। ये देखिए, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड द हेडमास्टर्स रोल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अभी हम पहले करेंगे। तो जब आपको एथॉरिटेरियन और जो डेमोक्रेटिक वाला था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिफरेंस लिखने को आया है, तो आप कैसे इसको लिखेंगे, अगर ये लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है, दोनों के लिए ही मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो हम लोगों ने यूनिट 2 में मैनेजमेंट पढ़ा था और इस यूनिट में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। तो दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन लेवल दोनों का अलग होता है, ठीक है। इसको आगे और गहराई से समझेंगे। आई होप कि आप लोगों ने यूनिट 2 अच्छे से देख ली है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि जो भी एक इंस्टीट्यूशन है उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेट करना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसलिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को ही के ही बारे में ये सारी चीज़ें होंगी टू अचीव द कॉमन गोल विच इज़ एजुकेशन, ठीक है। It includes managing human and material resources in schools, colleges, or educational institutions to ensure smooth functioning and improvement in the quality of education. ठीक है। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं जो हमने मैनेजमेंट पढ़ा था और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही टाइप का ये दोनों टॉपिक है। तो आपको याद करना इजी हो जाएगा कि इसमें बेसिकली मैनेज करना किस चीज़ को, ह्यूमन और मटेरियल जो रिसोर्सेज होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है, जिससे कि हमारा जो एजुकेशन का पूरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो गोल है अचीव करने का, उसका स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनिंग मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मीन क्या होता है, गाइडेंस, लीडरशिप, कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप टुवर्ड्स सम कॉमन गोल। तो एक पूरे ग्रुप होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक मेंबर तो नहीं होगा, पूरा एक ग्रुप होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा। और वो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है कि गाइड करना, लीडरशिप, कंट्रोल टू अचीव द कॉमन गोल। According to Hammond, administration means overall determination of policies, setting of major objectives, and the identification of general purpose, laying down of programs and objects. ठीक है। तो इन दो डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, डेफिनेशंस हमको चेंज नहीं करनी है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिखने को आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? ये गोल ओरिएंटेड होता है, एम टू फुलफिल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लाइक यूनिवर्सल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट एंड वैल्यू एजुकेशन एक्सेट्रा। देखिए जो काम होगा वो एक गोल ओरिएंटेड होगा, एजुकेशन को लेकर जो हमारे गोल हैं उन्हीं को अचीव करने, उन्हीं को फुलफिल करने का इस मेन का नेचर है। प्रोसेस ओरिएंटेड बिकॉज इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, मॉनिटरिंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है पीपल सेंटर्ड, किसके इर्द गिर्द होगा? डील्स विद स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द कम्युनिटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसके थ्रू होगा? ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी। डायनामिक का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल है, अडेप्ट टू चेंजेस इन पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज एंड सोशल नीड। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंज आता है, जैसे जैसे सोशल नीड्स चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज भी बनती जाती हैं। तो दिस मीन्स ये एक डायनामिक और फ्लेक्सिबल सिस्टम है। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, ड्रॉज फ्रॉम सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट सभी को लेकर आते हैं। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, कई डिसिप्लिन होते हैं, कोई एक फिक्स्ड नहीं है। और लास्ट में है ये डेमोक्रेटिक इन नेचर होता है, विच इनकरेजेस पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये सभी की राय लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, जो मेंबर होते हैं, जिनका पूरा पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे? कोई अकेले पॉलिसी नहीं बनाता है, सभी का जो है उसमें व्यूज़ ली जाती है, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनती है कंबाइंड डिसीजन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता, नेचर आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। और देखिए ऑब्जेक्टिव है, नेचर है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो थोड़ा माइंड मेकअप करके जाइएगा कि एक 10 से 15 लाइन आप सबकी तैयार कर लीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो उद्देश्य होगा वैसा ही उसका नेचर होगा, क्योंकि उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही उसका नेचर डिसाइड होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि अगर आप भूल जा रहे हैं तब भी ऐसा नहीं कि स्टक नहीं हो जाना है, आपको लिखना है वहाँ पर। इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। तो उद्देश्य भी यही है कि फंक्शन उसका कैसा है, इंस्टीट्यूशन का फंक्शन जो है वो इंश्योर करता है कि वो इफेक्टिव होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव के साथ अगर इसी में इंपॉर्टेंस आ जाएगी तो इंपॉर्टेंस भी यही हो जाएगा कि वो इंश्योर करता है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्मूथ और स्कोप और नेचर को आप एक जैसे लिख सकते हैं। स्मूथ एंड डिसिप्लिन्ड डे टू डे ऑपरेशंस इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो जो डे टू डे का डिसिप्लिन्ड वे में एक और ऑपरेशन होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ को, उसको इंश्योर करता है कि वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में चलना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स, ये हमने अभी पढ़ ही लिया। एकेडमिक एक्सेलेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये इम्प्रूव करता है अगर सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, प्रॉपर वे में चलेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस होते हैं अगर ये हर लेवल पे प्रॉपरली काम करेंगे, दिस मीन्स जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने में हमें इससे अचीव हम कर सकते हैं। इनकरेजेस स्टाफ डेवलपमेंट, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। तो स्टाफ को भी उसकी ग्रोथ के रिगार्डिंग जो है प्लानिंग एंड ऑल करना, प्रोफेशनल ग्रोथ टीचर्स की भी करने में मदद करता है। प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। और नेक्स्ट आता है बिल्ड स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप्स। तो इंकरेजेस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए फंक्शंस जो हैं ये लूथर गुलिक ने दिए थे, और ये इसमें जो है आता है द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सप्लेन्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। लूथर गुलिक टोल्ड अ निमोनिक, इसके लिए एक निमोनिक उन्होंने बताया था, पॉज डी कॉर्ब। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे। लूथर गुलिक ने बताया था 7 एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई थी पॉज डी कॉर्ब के थ्रू। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, यहाँ से देख सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, तो ये सारा जो है काफ़ी डिटेल में जाके हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, तो आप इसके लिए यूनिट 2 वाला वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि इस समय ऑलरेडी आप उनको बहुत चीज़ें रिवाइज करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो कंट्रोलिंग रिपोर्टिंग है वो वहाँ पर नहीं था कि रिपोर्टिंग इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग, प्रेजेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स और अचीवमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है, तो रिपोर्टिंग क्या होता है, जब सारे काम करने के बाद लास्ट में होती है रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, सारे डेटा को कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रेजेंट करना, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द जो हमने अपना अचीव किया था उसके अकॉर्डिंग जो काम किया गया, तो लास्ट में उसको रिपोर्ट भी करेंगे, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि हमने जो भी किया है क्या उसमें कितना हमने अचीव किया है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को चेक करना और वापस से उसके रिगार्डिंग डिसीजन करना, नए प्लान्स एंड ऑल बनाना, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज एंड टू इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसी तरह से परफॉर्मेंस का भी इवेल्युएशन होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है बजटिंग एंड फाइनेंस, एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग फंड्स फॉर वेरियस एजुकेशनल पर्पसेस, एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग स्कूल बजट एंड ट्रैकिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट फंक्शंस यहाँ पर हमने किए हैं। चलिए अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन नेक्स्ट देखा है अपना, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द ऑथोरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशंस में ये आते हैं, चलो देखते हैं। अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक या टोटलिटेरियन एजुकेशनल मैनेजमेंट, किसी के भी नाम से आ जाए, ये तीनों ही नाम से ये आता है, तो आपको सेम चीज़ ही लिखनी है, सबका एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं। टोटलिटेरियन एजुकेशनल मैनेजमेंट रिफर्स टू अ हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर डिसीजंस आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल अथॉरिटी, ऑफन द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल हेड। तो टोटलिटेरियन या ऑथोरिटेरियन सिस्टम का मतलब क्या होगा कि एक हाईली सेंट्रलाइज्ड मीन्स टॉप वाले ही डिसीजंस लेंगे, कंट्रोल होगा बाय सिंगल अथॉरिटी। अब वो कौन सी हो सकती है, या तो सरकार हो सकती है या उस इंस्टीट्यूशन का हेड हो सकता है। इट इन्फेसाइज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल ओवर करिकुलम, तो करिकुलम पर पूरा कंट्रोल होगा, टीचिंग मैथड्स, स्टडी स्टूडेंट बिहेवियर। दिस मीन्स कि एक तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं ना कि एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, एक ऑटोक्रेटिक सिचुएशन है, जहां पर आप अपने कुछ व्यूज नहीं रख सकते, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने हैं। डिसिप्लिन इज फॉर ऑल, लाइक दिस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखने को आ जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंस यहाँ पर डिफरेंस आया है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। लाइक एजुकेशन पॉलिसीज, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स आर डिक्टेटेड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब ऊपर से ऑर्डर आएगा सेंट्रल से कि आपको ऐसा ही रखना है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए, एजुकेशनल पॉलिसीज यही होंगी। ठीक है, तो एक आपको रूल बनाया गया, बस आपको उसको फॉलो करना है, आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते, और आपको अगर कुछ नहीं होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, ये कह सकते हैं, फेस करने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्टूडेंट एंड टीचर मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। ठीक है, limited academic freedom, there is little to no room for creativity and independent thinking, education follows a rigid structure। तो अब जब आपको सब कुछ फॉलो करना है, कहीं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं हो सकती, तो एक रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, एजुकेशन इज ऑफन यूज टू इंस्टिल पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बिलीफ, तो यहाँ पर एक जो आपका पावर में होगा उसी के जो बिलीफ सिस्टम है या उसी से इन्फ्लुएंस होकर आपके एजुकेशन सिस्टम रह जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, द सेम एजुकेशनल कंटेंट इज टॉट टू ऑल स्टूडेंट विद लिटिल वेरिएशन, तो सेम एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बन जाएगा और वही आपको पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये बहुत गलत हो गया, ये पूरी तरह से गलत भी हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि इससे यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन बनती है। एडवांटेज इसका ये है कि इंश्योर ऑल स्टूडेंट रिसीव द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, इससे आप एक मेंटेन ऑर्डर एंड कंट्रोल इन स्कूल्स पे कंट्रोल होता है, ऐसे तो फिर हर कोई अपनी मर्जी चलाने लगेगा, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ईजी, मतलब इसमें क्या है, एक प्रॉपर जो है आपका सिस्टम चलेगा, तो सभी कोई सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी को, इक्वालिटी को इनकरेज करेगा। एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, क्विक डिसीजन मेकिंग विदाउट अपोजिशन, तो इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो भी क्विक होगी, क्योंकि इससे अपोजिशन नहीं हो, कि कोई अपोजिशन करने वाला नहीं है। फोकस ऑन नेशनल गोल्स, अलायंस एजुकेशन विद नेशनल इंटरेस्ट, तो इससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक फोकस्ड वे में काम करेंगे, उनको यही है कि नेशनल जो इंटरेस्ट है, जो हमारे राष्ट्र के हित की बात है, उसी से एजुकेशन को अलाइन करने में इजी पड़ेगा उनको। ठीक है, अगर जो है यहाँ पे टोटलिटेरियन एजुकेशनल मैनेजमेंट बनता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो रिस्ट्रिक्ट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को
जो है तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, द रिजिड सिस्टम मेक्स इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट न्यू एजुकेशनल ट्रेंड। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कई समय से लंबे पीरियड से एक ही जैसा एजुकेशनल सिस्टम चला आ रहा है, तो उसको चेंज करने में भी दिक्कत होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो पूरे 34 ईयर्स बाद आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वही चलता चला आ रहा है। तो चूंकि ये यहाँ पर कहीं जाके ऊपर से ही इसका पूरा कंट्रोल है सेंट्रल से, तो NEP 2020 का 34 साल बाद आ पाई, चेंजेस आ पाए, ठीक है। तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस टू चेंज भी हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर इंडोक्ट्राइन तो नेशन। तो एजुकेशनल में बी यूज टू प्रमोट ए स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि सिंस एजुकेशन जो है वो मतलब उसके लिए कोई एक ही उसका हेड है या पॉलिसी मेकर है, तो कहीं ना कहीं वो अपना पर्सनल प्रोपोगंडा या अपना कोई पर्सनल उसके अगर स्पेसिफिक उसका उसमें इंटरेस्ट है या लाभ है, तो वो उसकी बात कर सकता है या अपनी आइडियोलॉजी को ही ऊपर रख सकता है। तो ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। अब दूसरा है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच वेयर ऑल स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट एंड मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड कोलैबोरेट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सभी लोग एक साथ मिलकर स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं। It emphasizes dialogue, equality, freedom and shared responsibilities। ठीक है, तो इसमें हर किसी की राय ली जाती है और सभी को फ्रीडम होती है अपने व्यूज़ को देने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, डिसीजन आर मेड विद इनपुट फ्रॉम टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्टाफ। सभी के डिसीजंस मीन्स इनपुट सबका लिया जाएगा, राय सबकी ली जाएगी, फिर जो फिट बैठेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोग राय दे रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो उस केस में आपको एक मेन हेड तो चाहिए ही होगा कि उस डिसीजन को भी ले सके। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी इज शेयर्ड नॉट कंसंट्रेटेड एट द टॉप। तो यहाँ पर कोई पार्ट किसी को दे दिया गया, कोई पार्ट किसी को दे दिया गया, तो एक तरह से अथॉरिटी जो है वो शेयरिंग हो गई, कोई एक ही सिंगल हेड अथॉरिटी नहीं है। ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट एंड टू वे कम्युनिकेशन इज इनकरेज्ड। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, ऑल मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली, द सिस्टम प्रमोट्स अ पॉजिटिव क्लाइमेट। तो ठीक है, सभी के अगर बारे में पूछेंगे तो ऑब्वियसली एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट की भावना वहाँ पर फोकस होगी। फोकस ऑन कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, और इसकी वजह से एक एम्फेसाइज कोलैबोरेटिव प्लानिंग, टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी। तो फ्रीडम है उनको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की, क्रिएटिविटी को। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी वहाँ पर आती है। मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, प्रमोट जस्टिस, फेयरनेस, इक्वलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूनिट 2 में हमने डिस्कस की भी हैं, यूनिट 1 में शायद। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, एवरी इंडिविजुअल इज आंसरेबल फॉर देयर रोल्स एंड ड्यूटीज। तो इस तरह से एक बात है कि कोई एक ही को सारा ब्लेम नहीं दिया जा सकता। जब आप सबसे राय ली गई थी तो एक तरह से सभी की अकाउंटेबिलिटी बनती है आप आपके खुद के रोल और ड्यूटीज़ के लिए। जिसको जो रोल दिया गया तो उसके, और जो उसने काम किया तो उसकी भी एक आंसरेबल वो भी हो जाता है, उसकी भी एक अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर सेट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। Democratic educational administration encourages participation of all teachers and students and parents. प्रमोट्स ओपन, अब जैसे कि क्वेश्चन था यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ऑथोटेरियन एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, तो पहले आप बताइए कि व्हाट इज ऑथोटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड व्हाट इज दिस, एंड देन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज से भी आप डिफरेंस को बता सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बोथ। एक आप लाइन खींच दीजिए और इधर यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए ऐसे कॉपी में, और उसके बाद इधर उनका लिख दीजिए और इधर उनका लिख दीजिए, सेम काइंड। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर पहले डेफिनेशन दे दीजिए दोनों की। बूस्ट, प्रमोट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, बूस्ट टीचर्स मॉरल एंड मोटिवेशन थ्रू शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड की हुई हैं। बिल्ड अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल इन क्लाइमेट, तो उससे एक पॉजिटिव है, भाई सब लोग एक दूसरे से अपने चीज़ों को रख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप सबसे आइडियाज़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं समटाइम्स कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्रिएटिविटी की जो है चांसेस हाई हो जाते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि एक रूल बन गया आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। इन्हेंस टीम वर्क और कोऑपरेटिव स्पिरिट को इन्हेंस करता है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इन स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, तो उसके बेसिस पर जो है स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं
जो आपकी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने कहीं न कहीं किसी ना मोड़ पे कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जिसे उन्होंने पूरा किया। एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स। तो ये डिस्कस किया, तो ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसीजन मेक डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसीजन मेकिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्लो ड्यू टू ग्रुप डिसीजन। अब लेकिन अगर सबसे अगर पूछ पूछ के बनाएंगे तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट में अराइज फ्रॉम डिफरेंट ओपिनियन। तो ओपिनियन अगर डिफरेंट होती हैं तो डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। डिफिकल्ट टू अप्लाई ड्यूरिंग इमरजेंसीज दैट नीड क्विक डिसीजन। अगर हमें जहाँ पे किसी चीज़ पर क्विक डिसीजन लेना है और वहाँ पे अगर हमने सबसे पूछने बैठ गए तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी तरीके से जो है लेट होगा। तो वो इमरजेंसी केस में हम इसको ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। रिक्वायर्स स्किल्ड लीडरशिप टू मेंटेन बैलेंस एंड ऑर्डर। तो अगर आप देखिए अगर डेमोक्रेटिक है तो उसमें लीडरशिप को बहुत जो है स्किल्ड होना चाहिए कि वो पूरी सारी चीज़ें को बैलेंस कर सके, सबके व्यूज़ को सबको साथ में लेके चल पाए। रिस्क ऑफ इंडिसिवनेस एंड कॉन्सेंसस इज नॉट रीच। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो है रिस्क क्या है, जल्दी से कोई डिसीजन ही ना आ पाए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना। वही आप एक पर्टिकुलर डिसीजन में पहुंचने के लिए सबके बीच में एक एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो मे भी हो सकता है कि उतनी जल्दी डिसीजन लेने में दिक्कत होगी अगर सबके आइडियाज़ एक साथ नहीं मैच करते। मे बिकम इनएफिशिएंट इफ पार्टिसिपेशन इज नॉट सिंसियर और इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो इनएफिशिएंट हो जाएगा अगर किसी तरह से किसी ने सिंसियरली पार्टिसिपेशन उस चीज़ में नहीं किया। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट या लॉन्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड द हेडमास्टर्स रोल। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय आपको इस तरीके से इंट्रो देना है। जैसे किसी भी टॉपिक का आता है तो आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका आना चाहिए क्योंकि आपको 1.5 से 2 पेज में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो अब ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन लिख कर आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि पहले आप थोड़ा सा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसका भी इंट्रो दे दीजिए। तो उससे आपका जो है सब्जेक्टिव आंसर जो है वो एक अच्छे खासे कंटेंट में लिख पाएंगे आप। अदरवाइज अगर आप प्रिंसिपल पर डायरेक्ट आएंगे तो मे बी आपको उतने जो है उतना कंटेंट ही ना आ पाए कि 1.5 से 2 पेज में आप पहुंच पाए। तो ये तो सारा वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पूरा अभी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉलोज सेवरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू इंश्योर क्वालिटी, इक्विटी एंड इफेक्टिवनेस। देख लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। एम्फेसिस, पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है सब जो है सेंट्रल से ही बनकर आएगी। रिगार्डिंग एजुकेशन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स आर इनकरेज टू कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग, प्रमोट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जो अभी जैसे NEP 2020 भी आई है तो इसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, बहुत सारे स्कॉलर्स से बात करी गई है, उनसे डिस्कस करने के बाद जो है हमारे जो इसमें सिलेबस है, करिकुलम है, उसको चेंज करके तब लाया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक अथॉरिटी ने इसका डिसीजन ले लिया है। इक्वलिटी एंड इक्विटी इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रीजन और इकोनॉमिक स्टेटस। तो इसकी वजह से प्रिंसिपल यही है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी से आपको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सभी को इस वो एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसीज मेकिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इंक्लूसिव एजुकेशन पर काम करती है कि सभी को एक साथ इंक्लूड करके ही हमें आगे बढ़ना है और साथ में डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी अभाव में है उनको भी मेन स्ट्रीम में इसके साथ इंक्लूड करना। ये एक प्रिंसिपल है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, एम टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। तो इसे बोलते हैं कि अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट मीन्स एफिशिएंटली आपको वो काम करना, आपके पास जितने रिसोर्स हैं उससे आप बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकाल के ले पाएँ। इसे बोलते हैं ऑप्टिमम भी बात करते हैं, ऑप्टिमाइज टाइम, बजट, मैन पावर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये काम किसका है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का है कि जब आप एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाएंगे स्कूल्स के लिए, अपने एजुकेशन के लिए एम डिसाइड करेंगे, आप
करिकुलम की बात करेंगे तो पूरा सेटअप करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो इस मीन्स वो उसके लिए प्रिंसिपल भी तो कुछ होंगे, किसी सिद्धांत के बेसिस पे तो ये सारे काम होंगे। तो वो सिद्धांत क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है कि अपनी चीज़ों को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूज़ करना। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द ऑल्सो प्रिंसिपल कि अगर हमारी कहीं चीज़ पर कोई दिक्कत आ रही है, हम नहीं वहाँ पर अब वो आउटपुट दे पा रहे हैं एजुकेशन में जो हमें मिलना चाहिए, तो हमें बदल जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। द सिस्टम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है। तो हम अपने बच्चों को डिजिटल जो साइबर सिक्योरिटी की बात भी बता रहे हैं, डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो डिजिटल इंडिया की बात होती है। उन बच्चों को ये सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं एजुकेशन में। अब हम लोग बच्चे पाइथन वगैरह स्कूल में सीख रहे हैं, आईटी कंप्यूटर एजुकेशन ले रहे हैं। तो जो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो कैसे हुई? क्योंकि हमारा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो था, सिस्टम था, वो फ्लैक्सिबल था, अडेप्टेबल था। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अगेन हमने ये टर्म जो है डिस्कस किया है पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मस्ट बी क्लियर, डॉक्यूमेंटेड एंड जस्टिफाइड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड पूरे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रेगुलर उसका ऑडिट किया जाना चाहिए। फिर परफॉर्मेंस की जो भी किया उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पब्लिक रिपोर्टिंग आर एसेंशियल। Autonomy with responsibilities. Schools and institutions should be given academic and administrative autonomy along with clear responsibilities. ठीक है, तो जैसा कि आजकल जो भी CBSE से स्कूल हैं जो NEP 2020 को फॉलो कर रहे हैं, सभी स्कूल फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रेगुलर इस पर मॉनिटरिंग है विद हायर अथॉरिटीज़। आप स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी NEP 2020 में चीज़ें ऐड की गई हैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, उस पर प्रॉपर स्कूल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। ठीक है, और बहुत लेवल पे जैसे सफल एक प्रोग्राम है, वो बच्चों के स्कूल में टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है उनकी कोकरिकुलर एक्टिविटी कायदे से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें ऊपर से इंस्पेक्शंस आ रहे हैं स्कूल के अंदर में। मॉनिटरिंग काफ़ी इसमें जो स्पेशली जो CBSE गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और ICSE बोर्ड्स के जो स्कूल हैं, ठीक है, तो वो सब है क्या बेसिकली कि हमने NEP 2020 लेकर आए, तो इसकी मॉनिटरिंग की तो इम्पॉर्टेंट है ना कि चीज़ें सही से लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और जब वो होंगी उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल लेवल। तो यही है कि पावर जो है सबको एक डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है कि स्टेट का ये काम है, डिस्ट्रिक्ट का ये काम है, स्कूल लेवल पर ये काम होना चाहिए, जिससे सभी कोई अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से अगर करेगा तो साथ में ये चीज़ जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही ढंग से काम कर पाएगा। ठीक है, प्रमोट ग्रास रूट पार्टिसिपेशन एंड फास्टर डिसीजंस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है हमारा इसमें एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। ये लास्ट टू लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया है, मेंशन द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये लॉन्ग 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी। देखिए अगेन मैं कहूँगी अब 15 नंबर में लिखना है तो कम से कम 5 पेज भर के अगर आप लिखेंगे, तो अब अगर यहीं से स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि ये 2-3 पेज में ही खत्म हो जाए। तो आप यहाँ स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे आप, फिर उसके क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं उसको भी एक लाइन में लिख देंगे आप, 4 से 5 लाइनों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पॉस्ट, डिकॉर्ब करके पूरा वो लिख देंगे। उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट जो है थोड़े से प्रिंसिपल्स 2-3 बता दीजिए कि इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। उसके बाद आइए स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस तरीके से जब आप आंसर करेंगे अपना, तो वो आंसर आपका 15 मार्क्स के लिए पूरा हो जाएगा। India's educational administrative system in multi-tiered involving central, state, local bodies and institutional level। ये इंडिया में है, हम सबको पता है। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है? मैनेज्ड बाय एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे काम करती है। इसमें क्या होता है? NCERT है जो करिकुलम को डेवलपमेंट करती है, टीचर ट्रेनिंग। CBSE क्या है? नेशनल लेवल स्कूल बोर्ड है। NCTE क्या है? रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन। UGC क्या है? जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन कोऑर्डिनेशन। और AICTE क्या है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। दीज आर द की एजेंसीज एट द सेंट्रल लेवल। फंक्शन क्या होता है इनका?
पॉलिसी फॉर्मेशन, बजट एलोकेशन, प्लानिंग नेशनल प्रोग्राम्स लाइक एसएसए, आरएमसे, रमसा, समग्र शिक्षा। तो हम सभी को पता है एनईपी 2020 का फॉर्मेशन पढ़ लिया, बताया ही मैंने आपको। इसके अलावा जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है। तो देखिए ये सेंट्रल लेवल पर स्कीम्स आती हैं, लेकिन फिर इसको जाके स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्कूल लेवल पर जो है इन चीज़ों को अप्लाई करना, वो काम जो है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, सभी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हो। तो ये हमारे सेंट्रल लेवल का हो गया। नेक्स्ट हमारी कौन सी बॉडी आती है? स्टेट लेवल। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन एजुकेशन डिपार्टमेंट। हर स्टेट का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, जिससे हम जानते भी हैं स्टेट बोर्ड भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि उस स्टेट में खाली स्टेट बोर्ड के ही स्कूल होते हैं, उस पर सीबीएसई के भी स्कूल हैं, आईसीएसई के भी स्कूल हैं, बट स्टेट बोर्ड के भी होते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, SCERT सुना है हमने, डायट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल पॉलिसीज इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल के कॉन्टेक्स्ट में जो सेंट्रल की पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करवाना। मैनेजिंग स्टेट रन स्कूल्स, कॉलेजेस, रिक्रूटमेंट, कॉलेज में रिक्रूटमेंट, भाई आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आगे जाके आप स्टेट की या सेंट्रल लेवल के स्कूल्स में पढ़ाएंगे, तो वो क्या है, वो आप सैलरी देना, रिक्रूटमेंट करना, ये सब इनका काम होता है। इसके अलावा डेवलपिंग टेक्स्ट बुक्स एंड कंडक्टिंग एग्जाम्स। डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पर क्या काम हो जाता है? मैनेज्ड बाय लोकल बॉडीज लाइक जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ये डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल का काम है। मॉनिटरिंग प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन, जैसे कि जो ये सरकारी स्कूल्स होते हैं जिसमें सारा एजुकेशन सिस्टम है, फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराना, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो उन पर एक काम करना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, इंश्योरिंग इनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड कम्युनिटी सपोर्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये बताया गया कि हर 14 साल के बच्चों को, चाहे से 14 साल के बच्चे को स्कूल में एनरोल करना अनिवार्य है। तो ये इंश्योर करना कि जाके उन बच्चों को स्कूल में लेकर आना, उनको सुविधाएं देना, उनको पढ़ने के लिए इनकरेज करना, जो ये सारी चीज़ें, मिड डे मील कराना, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल का काम है। और इसके बाद आता है स्कूल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्कूल कमेटी एंड मैनेजमेंट। तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाती है? टाइम टेबल, एकेडमिक प्लानिंग, सुपरविजन करना, स्टाफ को मैनेज करना, स्टूडेंट्स की चीज़ों को देखना, पेरेंट्स से बातचीत, कम्युनिकेशन करके उनकी बच्चों को के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बातचीत करना, उसको स्मूथ बनाना, कंडक्टिंग इवेंट्स, एग्जाम एंड इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो ये 4 लेवल पर इंडिया में आया, 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने ये डिस्कस कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की भी मैंने ऐसे करके बना दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्टेट एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लाइक DEO एंड BO बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में आप अपने आंसर को कंक्लूजन से एंड कर सकते हैं। द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट प्रिंसिपल्स। इट्स स्ट्रक्चर इंश्योर्स पॉलिसी मेकिंग एट द टॉप एंड इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्रॉस रूट। ओके, कनेक्टिंग नेशनल गोल्स विथ लोकल नीड्स। समझ में आया? अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इज एसेंशियल टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक मैं ये बताना ये समझ लेते हैं। ये एक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि जिससे आपने जितना कुछ पढ़ा है अभी तक उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 4 यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सेम टाइप का लग रहा है, तो मैंने सोचा कि ये एक मैंने ऐड किया है अपने नोट्स में और आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और आ भी सकता है। मीनिंग दोनों का क्या है? इट रिफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड एवेल्युएटिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट में आ सकता है। और इट रिफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ की बात करते हैं। पर्पस क्या है? टू इफेक्टिवली मैनेज रिसोर्स एंड और फॉर एजुकेशनल गोल। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? इफेक्टिवली रिसोर्सेज को मैनेज यूज़ करना फॉर एजुकेशनल गोल। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इम्प्लीमेंट एजुकेशन पॉलिसीज़। तो जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का है। और फिर उन्हीं अब जब वो इम्प्लीमेंट होंगी तो जो भी उसके अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज हैं उनको एजुकेशनल गोल्स के लिए यूज़ करना, वो मैनेजमेंट का काम है। नेचर क्या है? ये एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड एंड फोकस्ड ऑन ऑपरेशंस। और रेगुलेट ये क्या है? पॉलिसी ओरिएंटेड है, फोकस ऑन कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बेसिकली
पॉलिसीज़ बनाना है, फिर उनको फोकस करते हैं उसके कंट्रोल और सुपरविज़न पर। इनका क्या काम है मैनेजमेंट का, ये एग्जीक्यूट करते हैं उन्हीं पॉलिसीज़ को। डिसीजंस में टेक्स स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजंस रिलेटेड टू रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन डिटेल्स रूल्स डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप समझे तो ये तो अपर लेवल का अपर बॉडी आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन, और वो उसके लोअर बॉडी आ जाएगी। दोनों का काम सेम है, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग पर आ जाएंगे और ये उसको इम्प्लीमेंट करने पर। यूजर्स मेनली यूज्ड एट इंस्टीट्यूशनल लेवल लाइक स्कूल मैनेजमेंट, एचआर, प्लानिंग, बजटिंग। तो ये जो है मैनेजमेंट लेवल पर आते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट, और ये मेनली यूज्ड एट गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल लाइक बोर्ड, पॉलिसी एंड एजुकेशन एक्ट। ठीक है, लेवल कंसर्न विद मोस्टली मैनेजमेंट लेवल जो है वो स्कूल, कॉलेज, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, इस पर आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, मोस्टली एट द गवर्नमेंट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेवल एजुकेशन ऑफिसर। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, ऑपरेट्स इन माइक्रो लेवल इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, और ऑपरेट्स ऑफ इन मैक्रो लेवल पॉलिसी, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन एंड स्टाफिंग। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिसी प्लस स्ट्रक्चर, और मैनेजमेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा जब आप सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ें। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यूज डिसाइड दैट द स्कूल विल फॉलो CBSE करिकुलम। मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द टीचर आर ट्रेन्ड, क्लासरूम्स आर अरेंज्ड एंड एग्जाम्स आर शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू दैट करिकुलम। अंडरस्टैंड, आई थिंक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले 2 बार से मुझे लगातार दिख रहा है, रोल ऑफ हेडमास्टर एज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ये दोनों बार में आया हुआ है। A headmaster is the academic and administrative leader of the school. ठीक है, their role involves both management, day-to-day operations and supervision of educational activities. तो दे मीन्स ये जो है मैनेजमेंट लेवल पे भी डे टू डे ऑपरेशंस को भी चेक करते हैं, और साथ में जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको सुपरवाइज भी करते हैं। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम हो गया और सुपरवाइजर का भी काम हो गया। दे आर कनेक्टिंग लिंक विथ टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट एंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस डिपार्टमेंट से भी इनका कनेक्शन है, और विद टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट से भी। बाई रायबर्न, हेडमास्टर होल्ड अ की पोजिशन इन ए स्कूल जस्ट एज द कैप्टन ऑफ ए शिप होल्ड द की पोजीशन इन द ऑन हिज शिप। अंडरस्टूड, ये आपको एज इट इज लिखनी है। द हेडमास्टर और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज द हब ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस, डॉक्टर जसवंत सिंह। ये 2 डेफिनेशन मैंने इजी से डाली हैं कि आप लोग को याद करने में इजी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उसका कैसा है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर द हेडमास्टर इंश्योर्स दैट द स्कूल फंक्शंस स्मूथली, लॉफुली, एफिशिएंटली। जो स्कूल के काम हैं वो सारे प्रॉपरली चलें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में वो पार्ट लेगा। डेवलप स्कूल टाइम टेबल, एकेडमिक कैलेंडर, एक्शन प्लान्स, ऑर्गेनाइज स्टाफ्स एंड कमिटीज। ओके, पर्सनल मैनेजमेंट, मैनेजर्स रिक्रूटमेंट, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, लीव, डिसिप्लिन, एनकरेजेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर के काम वो करेगा। बजट एंड फाइनेंस पे भी उसका ध्यान रहेगा। प्रिपेयर्स एंड मैनेज स्कूल बजट्स, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड फंड यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली वो अकेला नहीं करेगा, ही हैज़ अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। तो वो अपने स्टाफ से इसको करवाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसके सुपरविजन में ये काम होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, देखना और मॉनिटर करना, तो वो काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरी, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। ओके, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट स्कीम लाइक मिड डे मील, RTE। तो ये सारा काम उसका हो जाता है। लाइसेंस एंड कम्युनिकेशन, एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन स्कूल एंड एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ जैसे पेरेंट्स एंड एक्सेट्रा, DEO, BO, पेरेंट्स एक्सेट्रा। कंडक्ट्स मीटिंग विद स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज़ लाइक SMC। अब देख लेते हैं सुपरवाइजर की तरफ उसका क्या रोल है। एज ए सुपरवाइजर द हेडमास्टर इंश्योर्स दैट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इफेक्टिव एंड द स्कूल अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस। तो अब उसको सुपरविजन में ये करना है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, और जो स्कूल का जो एजुकेशन का एक हमारा मेन गोल है वो अचीव कितना हो रहा है, किस हद तक उसका वो अचीव हो रहा है। लाइक क्लासरूम सुपरविजन करना, ऑब्जर्व क्लासरूम टीचिंग, लेसन प्लानिंग, यूज टीचिंग एड्स, ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू टीचर्स। एकेडमिक मॉनिटरिंग का मतलब मॉनिटर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सिलेबस कंप्लीशन, होमवर्क एंड असाइनमेंट, इन सारी चीज़ों को भी देखना। मेंटेन्स एकेडमिक रिकॉर्ड, स्टूडेंट असेसमेंट। तो ये सारा क्या हो गया, सुपरविजन करना कि स्कूल की चीज़ें सही ढंग से, जो मेन काम है उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एकेडमिक एक्सीलेंस
प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं वो गोल्स कि नहीं। डिसिप्लिन एंड अटेंडेंस, इंश्योर स्टूडेंट एंड स्टाफ डिसिप्लिन, मॉनिटर स्टूडेंट अटेंशन एंड पंक्चुअलिटी। जैसे उस बच्चों को स्कूल में बहुत सारे डिसिप्लिन्स बताए जाते हैं कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, और जो है सारी चीज़ जो आपको पी है तो पी वाली ड्रेस पहन के आना है, किस तरीके से आपको कहाँ पर जाना है, लैब में कैसे जाएंगे, लोग कैसे, तो ये पूरा अरेंजमेंट, इस पर भी एक आई रखना। Curriculum implementation guides teacher to follow the prescribed curriculum, learning outcomes, encourages innovative and inclusive teaching methods. In service training, organizes workshops, training sessions for teacher upskillings. Conclusion क्या है? The headmaster is the backbone of school administration. Their role as both administrator and supervisor ensures that the school runs effectively, educational standards are maintained, and the overall development of students and staff is promoted. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल सुपरविजन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इस पर लास्ट टू लास्ट मीन्स 23 वाले में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को भी यहाँ पर कर दे रही हूँ, जिससे आप लोगों का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर पाएँ। मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात होती है। हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल रिफर्स टू ए प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हेल्थ रिलेटेड इशूज़, अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर्स। तो बच्चों को जो है स्कूल में इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे वो हेल्थ रिलेटेड जो उनके इशूज़ हैं उनको समझ सकें, और साथ में जो हेल्दी ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ में उनको अपना सकें। ठीक है, इट एम्स टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स थ्रू बोथ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। तो उनको आजकल क्लासेस कराई जाती हैं, योगा क्लासेस करवाई जाती हैं स्कूल में, साथ में उनका पूरा फुल एनुअल चेकअप करवाया जाता है, और तरह तरह की हाइजीन और सब की चीज़ों के बारे में उनको स्कूल में बताया जाता है। तो ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। Now coming to the next, it includes learning about personal hygiene, balanced diet, nutrition, physical exercise and fitness, mental health and emotional balance, disease prevention and first aid और substances abuse and safety measures. तो इन सारी चीज़ों के बारे में, बच्चों को पर्सनल हाइजीन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, फिजिकल एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस, डिजीज़ से प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाना। इन शॉर्ट, हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल डेज द फाउंडेशन फॉर ए हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। तो देखिए बच्चे की पहला स्कूल जो टीचर है वो माँ है, फैमिली, उसके बाद स्कूल। तो स्कूल में जाके मोस्ट ऑफ द लाइफ, जो पार्ट ऑफ द लाइफ स्कूल में बच्चे बिताते हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो इस जो एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन का रोल जो है स्कूल में बहुत बड़ा होता है और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहीं से उनको एक हेल्दी लाइफ जीने का की एक फाउंडेशन पड़ जाती है। नीड फॉर हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स। अब नीड क्या है? डिक्लाइनिंग हेल्थ अवेयरनेस ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल, चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू अनहेल्दी हैबिट्स, फास्ट फूड, screen addiction and lack of physical activities. Health education bridges this awareness gap. तो since we all know that कि unhealthy habits, अब तो इतना जंक फूड बच्चे इतना ज़्यादा उसके लिए एडिक्टेड हो गए हैं कि जहाँ जाओ आप चिप्स का पैकेट 5 रुपए का आता है और हर बच्चा खोल के खाता है। चॉकलेट्स इतनी कॉमन हो गई हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अनहेल्दी ईटिंग की तरफ, हैबिट्स की तरफ बढ़ा रही है। फास्ट फूड आजकल इतना डेंजरस हो गया, छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मे लग रहे हैं। उन कहीं ना कहीं आपको उनमें कोई ना कोई दिक्कत मिल जाएगी आपको, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम जो पहले के बच्चों में देखने ही को नहीं मिलती थी, वो भी अब इन स्क्रीन एडिक्शन है। तो चश्मा तो हर किसी को आइज़ में पानी आ रहा है, किसी के वाइटरी आइज़ हो रही, अक्सर बीमार हो रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि अब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है सभी का। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है। पहले लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, ऊपर नीचे करते थे, अंदर बाहर करते थे। अब 2 कमरों के घरों में बच्चे बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कुछ है नहीं। गांव में तो फिर भी अभी बच्चे घूमते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन शहरों में तो अब फ़ोन, और यहाँ तक कि मैंने तो सभी बच्चों के हाथ में फ़ोन देखा है, चाहे वो गांव का बच्चा हो चाहे शहर का, लेकर फ़ोन पर सिर्फ उनको स्क्रोलिंग करना है, गेम खेलना है, इसमें ही सबसे ज़्यादा उनको एंजॉय आ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसलिए इस समय बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो मैं एक्स्ट्रा आपको वो एक्सप्लेन करती रहती हूँ ना, इसी तरीके से आप भी एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बीएड का पेपर तो सब्जेक्टिव पेपर है ना, इसमें आपको अपनी चीज़ें भी डालनी है। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ कोई रटा रटाए कंटेंट वहाँ थोड़ी ना लिखना है। यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, योर
एक्सपीरियंसेस, आपके अपने अनुभव उसमें होंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो हम देख सकते हैं वो वहाँ पर, इसलिए इसकी नीड है। अर्ली इंटरवेंशन, स्कूल आर द राइट प्लेस टू इंट्रोड्यूस हेल्दी हैबिट्स एट एन अर्ली एज। तो स्कूल सबसे अच्छी जगह है ना जहाँ बच्चे सब कुछ सीख कर आते हैं, तो वो अर्ली एज में उनको पता चल जाएगा व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। जब उनका जो ये एज होती है जहाँ से उनकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है। अर्ली अवेयरनेस हेल्प इन डेवलपिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल बिफोर बैड हैबिट सेट इन। तो जैसे कि स्कूल में ये भी मना होता है कि आप किसी तरह का जंक लेकर नहीं आ पाएंगे, और जंक के लिए किसी किसी स्कूल में एक दिन कोई बना देता है, कहीं कहीं पे ये होता है कि आपको फ्रूट लंच भी साथ में लाना है। तो ये सब क्या है, बच्चे को हेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर प्रमोट करना। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रोग्राम हेल्प इन प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल लाइफ स्टाइल डिजीजेज बाय एजुकेटिंग स्टूडेंट अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड वैक्सीनेशन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना जिससे वो अपनी सेहत का ध्यान रखना भी सीखें। Emotional and mental support, children today face stress, peer pressure, anxiety and family issues. Health education address emotional well-being and mental health awareness. तो इन सारी चीज़ों को भी एड्रेस किया जाता है और बच्चों को इसके बारे में भी बताया जाता है, समझाया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे काउंसलर्स भी होते हैं जो अच्छे स्कूल्स होते हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, स्टूडेंट आर टॉट फर्स्ट बेसिक, देखिए फर्स्ट एड बताया जाता है स्कूल्स में जो है, और साथ में जो है वो CPR वगैरह देने भी सिखाया जाता है। जब थोड़े बच्चे बड़ी क्लास में आ जाते हैं क्या होता है वो चीज़ें भी उनको बताई जाती है, जिससे इन केस ऑफ इमरजेंसी वो सारी चीज़ों को समझ सकें। सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं, हाउ टू रिस्पॉन्ड इन इमरजेंसी लाइक फायर, इंजरीज, नेचुरल डिजास्टर्स, इनके बारे में भी स्कूल में जो है बच्चों को टाइम टाइम पे बताया जाता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या हो जाती है, स्कूल प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, हेल्थ स्टूडेंट कैन लर्न एंड ग्रो बेटर, बिल्ड्स हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, तो ये देखिए जनरल टॉपिक्स हैं, बट सब्जेक्टिव कंटेंट लिखने में थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। encourages daily hygiene, healthy eating, physical activities. These habits help children avoid obesity, illness and fatigue. तो अगर बच्चों में हेल्दी हैबिट्स आएंगी, वो हाइजीन के बारे में समझेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो फिर उनके जो ओबेसिटी एक मोटापे का कारण बन रहा है, छोटी छोटी थकान करना, इलनेस, और बताया ना मैंने आपको कि नोबडी वांट्स टू प्ले आउट, सबको मोबाइल पे स्क्रीन करना अच्छा है। और अगर आप उनको कोई बताया, वो बताएंगे पेट पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, और अक्सर देखा है कि जल्दी जल्दी बच्चे बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उनका। तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर प्रमोट करना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से क्या है, हेल्दी चिल्ड्रन हैव बेटर कंसंट्रेशन, एनर्जी, अटेंडेंस, विच पॉजिटिवली इम्पैक्ट देयर लर्निंग। तो उससे उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। पॉजिटिव बिहेवियर की ओर वो इनकरेज होते हैं। थ्रू डिस्कशंस ऑन ड्रग अब्यूज, बुलिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टूडेंट लर्न टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है तो उनके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, एक एम्पैथी की भावना भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक आती है। देखिए आप एक बात आप हमेशा नोटिस करिएगा, अगर बच्चे अपने टीचर से जो सुन के आते हैं उसको वो बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, पेरेंट्स को एक बार वो नहीं सुनेंगे, बोलेंगे नहीं मेरी टीचर ऐसा बोल रही थी। क्योंकि बच्चे के लिए टीचर एक मतलब आप समझिए एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, वो उसने जो बोला है उसको पता है कि यही सही बोल रही हैं। ठीक है, तो कभी कभी वो अपने पेरेंट्स को भी मना कर देते, नहीं आप नहीं सही बोल रहे हैं, टीचर ही सही बोल रही है हमारी। टीचर्स को बहुत फॉलो करते हैं छोटे बच्चे। सपोर्ट्स फ्यूचर रेडीनेस, हेल्थ एजुकेशन इक्विप्स स्टूडेंट विद लाइफ स्किल्स, फेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस लाइक स्ट्रेस, रिलेशनशिप, सब्सटेंस यूजेस एंड पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर आजकल बच्चे देख कर अपने फ्रेंड्स को कि उसके पास तो ये है, वो तो ये करता है, वो करता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप बच्चों को जो है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं अगर आप उनको स्कूल के से ही हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते रहते हैं। प्रमोट्स कम्युनिटी हेल्थ, healthy students influence their families and community, creating a ripple effect of wellness and hygiene awareness. तो आगे चल के भाई वही बच्चे कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। तो अगर उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो वो एक तरह से एक हेल्दी फैमिली और कम्युनिटी की ओर आगे जाके हमारे नेशन के लिए वो फ़ायदा करेगी। धीरे धीरे कम्युनिटी और फैमिलीज हेल्दी होंगी और उनके थ्रू वो और जगह भी जो है हाइजीन और वेलनेस को, जो उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने में मदद करेंगे। मेडिकल इंस्पेक्शन इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इस पर भी क्वेश्चन आया है, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, 2 साल से नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मे बी इस बार वो इस टॉपिक को ले सकते हैं।
सो मैंने सोचा कि आपको ये भी मैं करवा देती हूँ। मीनिंग मेडिकल इंस्पेक्शन इन स्कूल्स रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स हेल्थ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स टू डिटेक्ट फिजिकल मेंटल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज एट एन अर्ली एज। तो ये आजकल स्कूलों में बच्चों को मेडिकल इंस्पेक्शन किया जाता है, पूरी ओवरऑल बॉडी का चेकअप एंड ऑल के लिए ट्रेनर बुलाया जाता है, जिससे अर्ली डिटेक्ट किया जा सके अगर किसी तरह का बच्चे में कोई इशू है। इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स दैट इंश्योर्स स्टूडेंट रिमेन हेल्दी एंड फिट टू लर्न। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भाई? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज हो जाएगी तो हम जल्दी उसको फ़ायदा, अगर हम डिटेक्शन अर्ली हो गया तो फिर उसके क्योर का भी स्टार्टिंग हो जाएगी, लाइक पुअर आई साइट, डेंटल प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीजेस, हियरिंग लॉस, एनीमिया, मॉल न्यूट्रिशन। पुअर आई साइट के केसेस तो बहुत डिटेक्ट होते हैं स्कूल्स में, क्योंकि बच्चा बोर्ड से पढ़ रहा है, अब ऐसे वो बता नहीं पाता, लेकिन जब उसको समझ में नहीं आ रहा है और स्कूल में जब चेकअप हुआ तो वहाँ से समझ में आया कि अरे आई साइट तो वीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हेल्प्स इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस, उन सब के बारे में बच्चों को बताया जाता है। हेल्थ असेसमेंट एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ ऐसा टफ लैंग्वेज है नहीं। ट्रैक्स हाइट, वेट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन टू असेस फिजिकल ग्रोथ। Supports for special needs, identifies children with disability or special medical needs who requires extra care or referral। तो यहाँ पर एक बात आती है कि लर्निंग डिसेबिलिटी की जो आपका दूसरा जो पेपर है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो उस पर भी वहाँ पर इसका थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, जैसा कि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ा होगा, तो उनका डिटेक्शन जो है स्कूल लेवल पर हो जाता है। अगर बच्चा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जब वहाँ पर इस तरह की उनकी चीज़ें समझी जाती है, देखी जाती है, तो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड, उनको जो है अलग से सपोर्ट एंड ऑल प्रोवाइड कराया जाता है। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रोवाइड्स अवेयरनेस ऑन हाइजीन, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर। ये तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब ये करता कौन है? हु कंडक्ट्स मेडिकल इंस्पेक्शन? स्कूल हेल्थ टीम होती है और साथ में मेडिकल ऑफिसर, नर्स और समटाइम्स टीचर्स और लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी जाते हैं। मोबाइल दूसरे रिमोट एरियाज़ में जो हैं वहाँ पर हेल्थ क्लिनिक्स एंड ऑल, मोबाइल जो नहीं वैन में चलते हैं, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स उनको बोलते हैं। इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ एंड अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस ड्रॉप आउट्स रेट ड्यू टू प्रिवेंटेबल हेल्थ कंडीशन। तो इससे ड्रॉप आउट भी कम होगा, अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है, वो अच्छा पढ़ रहा, अच्छी कंडीशन है, अच्छा फील कर रहा है, तो वो उसके ड्रॉप आउट रेट यहाँ से कम होते हैं। बिल्ड अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, टीचर्स एंड टीचर्स अबाउट चिल्ड्रंस एंड, बच्चे की हेल्थ के बारे में पेरेंट्स को भी पता चलता है और टीचर्स को भी, जिससे दोनों ही उसको सपोर्ट कर सके उसके एकेडमिक्स में एंड उसकी एजुकेशन में। सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन बाय आइडेंटिफाइंग विद हेल्थ बेस्ड लर्निंग बैरियर्स। तो ये इसका वही मतलब है कि हेल्थ बेस्ड लर्निंग बैरियर का मीन, अगर हेल्थ की वजह से कोई डिसेबिलिटी की वजह से उसको कोई चीज़ एजुकेशन में बैरियर बन रही है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्रिएट्स ए कल्चर ऑफ हाइजीन एंड वेलनेस इन स्कूल। नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज़ ऑफ मेडिकल इंस्पेक्शंस इन स्कूल। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें मॉल न्यूट्रिशन का चेक होता है, स्किन का इन्फेक्शन, पोस्चर और हाइजीन। हाइट एंड वेट मैनेजमेंट तो रेगुलर होता है, मंथली आइज एंड विजन चेकअप होता है, डेंटल एग्जामिनेशन होता है, हेयरिंग टेस्ट होता है, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, फर्स्ट एड अवेयरनेस, एजुकेट ऑन बेसिक फर्स्ट एड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये हमने डिस्कस किया। रेफरल फॉर ट्रीटमेंट, अगर कोई नीड है तो फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए रेफर भी किया जाता है टू स्पेशलिस्ट। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रोवाइड गाइडेंस ऑन न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड हेल्थ हैबिट्स। तो ये सारी चीज़ें सिमिलर ही है। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन के कंक्लूजन में लिख सकते हैं, मेडिकल इंस्पेक्शन इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इट प्रमोट्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, ensuring that health does not become barrier to learning. In schools must regularly organize these inspections and maintain health records for follow-up and referrals. तो ये बेसिकली है क्या, ये प्रमोट किसको करता है? आपका जो मेडिकल इंस्पेक्शन है, जो हेल्थ स्कूल के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, बेसिकली वो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो उसको प्रमोट करते हैं कि बच्चा आपका स्वस्थ हो, हेल्दी हो, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, जिससे कि उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी लर्निंग है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, प्रॉपरली स्मूथली उस चीज़ को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्सरसाइज। इस टॉपिक पर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपका
क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो शॉर्ट में ही क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस, वेलबींग। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, स्पेशली स्टूडेंट। तो फिजिकल एक्सरसाइज तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ फिटनेस एंड वेलबींग के लिए, और फिजिकली मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है, इसीलिए पी का एक पीरियड अब स्कूल में हर बच्चे के लिए एडेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल, देखिए, प्रमोट फिजिकल हेल्थ। हमने बहुत सारी हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया है, बस उसी को आपको ऐसे लिखना है। हेल्प इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, स्ट्रेंथनिंग मसल्स एंड बोन्स, हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, प्रिवेंट ओबेसिटी, बिल्ड अप स्टेमिना, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कॉमन है, जनरल चीज़ें हैं। बूस्ट मेंटल वेलबींग, रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है फिजिकल एक्सरसाइज से। इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन को, मेमोरी पावर को, आपका जो इंटेलिजेंस है, कॉग्निटिव फंक्शन दिमाग का, उसको इम्प्रूव करता है। रिलीजेस एंडोमॉर्फिन्स, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एक हैप्पी हार्मोन्स एंडोमॉर्फिन्स से बोलते हैं जनरेट होते हैं, आपको फील गुड फैक्टर आता है। डेवलप करता है सोशल स्किल्स में, इनकरेज करता है। जब टीम में आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन कर रहा है बच्चा, तो उसको एक मज़ा आ रहा है, इनकरेज हो रहा है टीम वर्क के लिए। प्रमोट करता है डिसिप्लिन को, क्योंकि जब आप कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो उसमें एक तरह का रूल होता है, एक डिसिप्लिन वे में आपको वो काम करना होता है। तो उससे लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चों में। इम्प्रूव करती है एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बहुत इम्प्रूव करती है ये। एक्टिव स्टूडेंट्स टू लर्न हैव बेटर फोकस एंड लर्निंग एबिलिटीज़, और जो उनकी थकान की प्रॉब्लम है कि हम बच्चे कहते हैं ना थोड़े थोड़े जब हम थक गए, तो फिजिकल एक्सरसाइज से आपके अंदर वो एनर्जी लेवल भी डेवलप होते हैं। प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज़, और साथ में जो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये जो डिजीज़ हैं इनसे भी रिस्क इनका भी रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है आपका आस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। कौन कौन से आस्पेक्ट हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आस्पेक्ट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो जो हमने पहले ऊपर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वाला पूरा डिस्कस किया था उसके साथ में आप इसको लिखेंगे। हेल्थ सर्विसेज, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एंड हेल्थ स्क्रीनिंग्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट डिजीजेस, फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड इमरजेंसी केयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की। हेल्थ एजुकेशन, स्कूल में हेल्थ की एजुकेशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन एंड मिड डे मील, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज करना फिजिकल एक्सरसाइज सेशंस, स्पोर्ट इवेंट्स करना, योगा, एरोबिक्स, मेडिटेशन करवाना, क्लीन सेफ स्कूल इन्वायरमेंट, इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, मेंटेनिंग हाइजीन इन क्लासरूम, टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड्स, इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे वही हेल्थ प्रोग्राम्स के आस्पेक्ट हैं, स्कोप हैं या एरियाज हैं। एक नया टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, ये भी आपके कोर्स के यूनिट में लास्ट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इम्यूनाइजेशन, इस पर भी लास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनिटी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी 23 का क्वेश्चन है। मीनिंग, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करने का जो प्रोसेस है थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीन देकर हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, आपको उस रोग से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो इट इज़ यूजली अचीव्ड थ्रू वैक्सीनेशन विच इंट्रोड्यूस एन एंटीजन टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। Definition, according to medical sciences, immunization is the process of inducing immunity by administering a vaccine which helps the body recognizes fight specific pathogens। ठीक है, तो इसमें आप जो नया कोविड वैक्सीन है कोविड से रिलेटेड एग्जाम्पल डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी रिफर्स टू द बॉडी एबिलिटी। अब इम्यूनाइजेशन हुआ कि हमने वैक्सीन दिए तो एक जो प्रोसेस था उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं वैक्सीनेशन के। और इम्यूनिटी क्या है, वो एबिलिटी है टू रेजिस्टेंट इन्फेक्शन डिजीज थ्रू द एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के जो एक्शन है कि वो फाइट करता है डिजीज से और इन्फेक्शन से, तो रेजिस्ट करता है उसको, तो वो एक एबिलिटी है बॉडी की, दैट इज इम्यूनिटी।
इट कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड। अब ये दोनों तरह से आती है, इन नेचुरल यानी इनहेरिटेड, आपके जीन से ही आ रही है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, या डेवलप किया जाता है थ्रू एक्सपोजर और वैक्सीनेशन। एक्सपोजर और वैक्सीनेशन मतलब जैसे जब कोविड-19 हुआ था तो कुछ लोगों ने वैक्सीन ली और कुछ लोग बिना वैक्सीन के ही क्वारंटाइन होकर ही थोड़े दिन में ठीक हो गए। तो ठीक होने का मतलब क्या हो गया, एक्सपोजर से आपने उसके लिए अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी एक्वायर कर ली, डेवलप कर ली। और जिन लोगों ने बाद में वैक्सीन लगवाई तो वैक्सीन के थ्रू। डेफिनेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी इज द बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी दैट इनेबल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड एक्टिव एक्वायर्ड एंड पैसिव एक्वायर्ड। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज, एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो जाता है जब बॉडी खुद अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसके खिलाफ लड़ने, डिजीज से लड़ लेते हैं। एग्जाम्पल वैक्सीनेशन फॉर मीजल्स एंड पोलियो। तो इसमें क्या होता है कि वैक्सीन लगाने पर बॉडी खुद एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और वो जो है इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस लाइक एंटीबॉडी इंजेक्शन फॉर रेबीज। अब रेबीज के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं दी जाती है, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर किसी कुत्ते ने काट लिया, बोलते हैं ना, जो किसी जानवर के काटने से जो रेबीज का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन है। उसमें एंटीबॉडी आप चाहे नहीं लगेगी, आपको बाहर से दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन में, कि जब वैक्सीन देते हैं हम लोग एंटीजन, तो एंटीबॉडीज धीरे से खुद बॉडी जनरेट कर लेती है उसके अगेंस्ट, बीमारी के अगेंस्ट। नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, इनबॉर्न इम्यूनिटी प्रेजेंट इन बर्थ, स्किन, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये खुद जो इम्यूनिटी आपकी खुद की एक सेल्फ इम्यूनिटी है जो आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ थी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, या तो इन्फेक्शन करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि कोविड हो गया बहुत सारे लोगों को, फिर अपने आप ठीक हो गया, तो उनकी वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। इसके अलावा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज आफ्टर एक्सपोजर, इम्यूनिटी आफ्टर चिकन पॉक्स। अब क्या हो गया कि जैसे किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो बॉडी ने खुद उसका जो है एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, तो उसे बोलेंगे एक्टिव एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर ही ये दोनों आ जाएगा, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव मतलब बॉडी ने प्रोड्यूस किया आफ्टर एक्सपोजर, और पैसिव का मतलब एंटीबॉडी रिसीव्ड एक्सटर्नली मैटरनल एंटीबॉडी टू ए न्यूबॉर्न। तो यहाँ पर है कि अपने आप ही बच्चे के अंदर माँ के द्वारा अगर कोई इम्यूनिटी एंटीबॉडीज खुद आ जाती है तो उसे बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड। और अगर बच्चे में खुद अपने आप एक्सपोजर के बाद जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसे बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड का मतलब वो है कि किसी भी तरीके से वो एक्टिविटी जो इम्यूनिटी है उसको एक्वायर कर लेना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने इस जो इम्यूनाइजेशन के हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसको टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ऑलमोस्ट मैंने इस यूनिट से सारे ही कवर कर दिए हैं। चलिए, आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। प्लीज़ जितने भी वीडियोस हैं उनको आराम से आप रिवाइज कर लीजिए। आपको पूरा कंटेंट यहीं से देखने को मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम लिख कर आइएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। आप लोगों की कमेंट से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं आपके लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है, आप लोग को इससे हेल्प मिल रही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर योर नेक्स्ट पेपर, educational guidance and counseling. Till then, bye bye, take care, have a nice day. Thank you so much.